Welcome to this new video. In this video, we are going to discuss about some more question regarding bioinorganic chemistry. Okay, so ये पार्ट 4 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम bioinorganic chemistry. ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूँ. आपको ऊपर या डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके तीनों पार्ट मिल जाएंगे. तो इसमें और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे bioinorganic केमिस्ट्री के. और ऑलरेडी इसके साथ मैंने क्रैश कोर्स भी बनाया बहुत टाइम पहले, वो भी आपको आई बटन या फिर लिंक में मिल जाएगा. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन आया था जून 2013 में रिगार्डिंग योर प्लास्टोसाइनिन. ओके, यहाँ पे पूछा है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉपर 2 इन टाइप 1 कॉपर प्रोटीन ऑफ प्लास्टोसाइनिन इज. तो जनरली जो कॉपर प्रोटीन होते हैं वो यूज़ होते हैं, कॉपर प्रोटीन जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोटीन. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं. दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस या फिर दूसरे कुछ रिएक्शन में. तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 के कॉपर सेंटर होते हैं. और प्लास्टोसाइनिन भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोटीन है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली, जो कॉपर होता है वहाँ पे 1, 2, 3 और 4, उसमें से एक हिस्टिडीन अटैच होते हैं, 2 हिस्टिडीन अटैच होते हैं, एक सिस्टीन सल्फ़र का सिस्टीन अटैच होता है और एक सल्फ़र फ्रॉम मेथेथॉइन. ओके, मेथेथॉइन से अटैच होता है. तो इसका जो शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें जो अरेंजमेंट होती है वो 3 बॉन्ड एक प्लेनर होते, 3 बॉन्ड इन 1 प्लेन, 3 बॉन्ड इन 1 प्लेन. और जो मिथेन का जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल हो जाती है. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज टेट्राहेड्रल. ओके, दिस इज टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बिकॉज में जो बॉन्ड लेंथ है दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. स्पेशली जो सल्फर जो एक्सेल वाला बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू प्लेनर बॉन्ड. ओके, इसके वजह से इसका करेक्ट आंसर डी है. ओके, प्लास्टोसाइनिन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मेटल आयन प्रेजेंट इन एक्टिव साइड ऑफ नाइट्रोजेनस एंजाइम कोफैक्टर आर. तो यहाँ पे पूछा है नाइट्रोजेनस एंजाइम. तो नाइट्रोजेनस एंजाइम किसके लिए जनरली यूज होता है? नाइट्रोजेनस एंजाइम यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ओके, तो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? N2 फिक्सेशन मतलब आपका नाइट्रोजन से N2 गैस से, जो एटमॉस्फेरिक गैस में नाइट्रोजन होता है उसका अमोनिया में कन्वर्ट होता है. प्लांट या फिर बैक्टीरिया कन्वर्ट करते ताकि उसे पेप्टाइड या फिर अमीनो सिंथेसिस कर सके. ओके, तो इसके लिए जनरली 2 टाइप के बहुत सारे अलग अलग मेटल के फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. तो नाइट्रोजनस एंजाइम में एक आयन प्रोटीन होता है. ओके, एक उसमें जनरली होता है आपका क्यूबेन फेरोडॉक्सिन. ओके, जो आपने अगर पढ़ा होगा 4AP4S फेरोडॉक्सिन बोलते हैं, जिसको क्यूबेन की टाइप बोलते हैं, वो एक होता है. उसमें एक प्रोटीन आयन सल्फर प्रोटीन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन है. साथ ही साथ इसमें आयन मोलिब्डेनम कोफैक्टर होता है. मतलब इसमें कौन से 2 एलिमेंट होते हैं? आयन और मोलिब्डेनम. तो यहाँ पे जो मेन सेंटर है जहाँ पे जनरली रिएक्शन होती है N2 से अमोनिया कन्वर्जन में, तो जो रिएक्टिव सेंटर है, जो कोर सेंटर है, वो आपका मोलिब्डेनम होता है. ओके, इसके लिए इसको मोलिब्डेनस नाइट्रोजनस भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो आयन के साथ मोलिब्डेनस सेंटर भी होता है और दूसरे मेटल के साथ भी होता है. लेकिन जनरली नाइट्रोजनस एंजाइम को हम आयन मोलिब्डेनस कोफैक्टर बोलते हैं या फिर आयन सल्फर प्रोटीन के साथ इसको कंबाइन किया जाता है. ओके, तो इसका आंसर है ए, दैट इज आयन और मोलिब्डेनम होता है. उसमें मेन जो फैक्टर है वो मोलिब्डेनम है. आयन एज अ सपोर्टिंग रोल या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर मेटलोप्रोटीन हिमेरिथ्रिन द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू. देर आर 2 आयन सेंटर पर एक्टिव आयन, 2 एक्टिव साइट. तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर हीमेरिथ्रिन? तो हीमेरिथ्रिन एक्चुअली क्या होता है? नॉन हीम प्रोटीन है. ओके, हीमेरिथ्रिन नॉन हीम प्रोटीन है, मतलब इसमें हीम ग्रुप नहीं होगा, बट इसमें आयन है, ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है. तो जनरली ये मरीन वर्टिब्रेट्स में मिलता है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है. ओके, पाया जाता है. ये भी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है. इसमें 2 आयन सेंटर होंगे और वो आयन सेंटर एक OH बॉन्ड के थ्रू ब्रिज होंगे. साथ ही साथ यहाँ पे एक आयन के ऊपर 3 नाइट्रोजन हिस्टिडीन अटैच होंगे इस तरह से, और दूसरे इस पे 2 होते हैं. और साथ ही साथ इस तरह से एक रेसिड्यू भी अटैच होता है. ओके, और यहाँ पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है. और O2 बाइंड होने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे आयन 3 दोनों में कन्वर्ट हो जाता है. आयन 3 ओके, दोनों में आयन 3 कन्वर्ट हो जाता है. और जो आयन होगा यहाँ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे बाइंड होगा और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है. तो देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. बोथ आयन सेंटर आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड इन एक्टिवेट साइट, दैट इज रॉन्ग.
ओके, तो ऑलमोस्ट हमको हमारा आंसर मिल गया, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इट इज़ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक वैकेंट साइट है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आके बाइंड करता है, बिकॉज जनरली हीमोग्लोबिन में देखिए, हीमोग्लोबिन में एक साइड हमेशा खाली रहती है, बिकॉज ऑक्सीजन वहाँ पे आके बाइंड होना चाहिए। तो हीमोएरिथ्रिन में भी दोनों ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, एक ऑक्सीजन अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन अनसैचुरेशन मतलब आपकी जो वैकेंट साइट है वहाँ पे लिगेंड है कि नहीं, तो एक आयन अनसैचुरेशन है, मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी खाली है, वहाँ पे जगह खाली है। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली जो आंसर है वो नॉट ट्रू, दैट इज B will be the correct answer, that is a false statement. One ion center is hexa coordinated while other is penta coordinated in active site. जो एक्टिव साइड है दिस इज एक्टिव साइड, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है B. इट इज़ फाउंड इन मरीन वर्टिब्रेट, दैट इज करेक्ट, एक मरीन वर्टिब्रेट्स में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक्चुअली हमारा, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज B. ओके, दोनों भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड में, एक हेक्सा है और एक पेंटा है। ओके, करेक्ट आंसर इज B. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिजीज हैव। अब ये विल्सन डिजीज जनरली कहाँ पे हम पढ़ते हैं, जनरली इट इज़ रिलेटेड टू योर कॉपर डेफिशिएंसी। विल्सन डिजीज रिलेटेड टू कॉपर डेफिशिएंसी, और जनरली जो इसके रिलेटेड होता है, जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन होता है। ओके, तो हमेशा याद रखिए विल्सन डिजीज रिलेटेड टू कॉपर एंड कॉपर इज रिलेटेड टू योर सेरुलोप्लाज्मिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ए चला जाएगा, बी चला जाएगा। सो क्या हो जाएगा इसमें, सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है, कॉपर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए हेल्प करता है, कॉपर ट्रांसपोर्ट और जनरली स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। और जनरली जो लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। जनरली सेरुलोप्लाज्मिन का काम क्या है, कॉपर स्टोरेज, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉपर की डेफिशिएंसी होती है, या फिर कभी कभी ओवरलोड भी हो जाता है, कॉपर डेफिशिएंसी या फिर कॉपर का ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से विल्सन डिजीज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दो तीन वर्ड्स पता है तो भी आप इसका एग्जैक्टली देख सकते हैं क्या व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन, सेरुलोप्लाज्मिन कम होगा तो जिसकी वजह से आपका स्टोरेज की कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम कैटेलेस, स्ट्रक्चर ये दिया है, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ आयन और पी मतलब यहाँ पे फॉर्फिरिन रिंग है, जो हीमोग्लोबिन में आयन के साथ एक पॉर्फिर पायरोल टाइप की रिंग होती है, वहाँ पे दी है, स्ट्रक्चर भी दिया है, विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज़ अ ग्रीन कलर बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन चेंज फ्रॉम आयन 3 to आयन 4, porphyrin ring is oxidized by 1 electron, pi to pi star transition appear in visible region, iron 4 is coordinated to anionic tyrosinate ligand in axial position। ओके, तो जनरली जो कैटिलेस होता है, कैटिलेस क्या करता है, कैटिलेस करता है रिएक्शन को कैटिलेस, तो कौन सी रिएक्शन को कैटिलेस करता है, H2O2 के डीकम्पोजिशन को, यहाँ पे मैं कैटिलेस लिखता हूँ, वाटर में कन्वर्ट करता है, और डीकम्पोजिशन मीन्स रिएक्शन को फास्टर करता है, और इट इज़ अ आयन 3+ पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे दिया है, जब भी आयन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, इट विल फॉर्म, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको इस तरह से आयन 4 स्पीशीज़ मिलती है। ओके, इसके बाद और 2-3 स्टेप है मैकेनिज्म में, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है, फेराइल कॉम्प्लेक्स मिलता है, दिस इज कॉल्ड योर फेराइल कॉम्प्लेक्स, और जो ग्रीन कलर होता है इसकी वजह से होता है। ओके, जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन चेंज फ्रॉम आयन 3 to आयन 4, और जो ग्रीन कलर आता है फर्स्ट कंपाउंड वो इसकी वजह से आता है, फेराइल कॉम्प्लेक्स की वजह, जिसमें आयन +4 में होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए, दिस वाज फॉर 4 मार्क। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, H2O2 के डीकम्पोज रिएक्शन को और कैटलाइज करना, और जिसमें आयन पॉर्फिरिन का कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर इसको हिम ग्रुप भी बोल सकते हैं, विदाउट ग्लोबिन चेन। ओके, तो आयन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला आपका कैटलाइज करेगा रिएक्शन को, और जो ग्रीन कलर होगा वो उसकी वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम एंड मर्क्यूरी इन बॉडी बीइंग रिवर्स बाय प्रोटीन मेनली यूजिंग द अमीनो एसिड रेसिड्यू इज। तो ये क्वेश्चन है, जनरली आता है, जो हैवी मेटल की पॉइजनिंग होती है हमारे बॉडी में, अगर हैवी मेटल चला जाए उसको रिमूव करने के लिए मेटलोथायोन्स यूज़ करते हैं। तो जनरली मेटलोथायोन्स होते क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, इस तरह से एक पूरा पैकेट होता है मीन्स अमीनो एसिड का, जिसमें आपके सल्फ़र होंगे, और जो सल्फ़र किसके होते हैं, दे आर सल्फ़र फ्रॉम सिस्टीन रेसिड्यू, और ये सिस्टीन रिच अमीनो एसिड होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिस्टीन है। ओके, अभी सिस्टीन ही क्यों है? सिस्टीन कंटेन, सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और ऑब्वियसली कैडमियम मर्क्यूरी और मर्क्यूरी आर सॉफ्ट एसिड, कैडमियम मर्क्यूरी आर सॉफ्ट एसिड, और आपका जो सल्फर है वो भी सॉफ्ट बेस है, तो जिसकी वजह से इनका इंटरेक्शन अच्छे से होता है और बाइंड करके रखते हैं, और हमारे बॉडी में अगर इनकी पॉइजनिंग होगी तो इनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और सिंस ये जिंक कैडमियम मर्क्यूरी दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, और जिंक सल्फर का बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जिंक सल्फाइड, उसी तरह कैडमियम सल्फाइड या फिर मर्क्यूरी सल्फाइड भी आपका यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो मेटलथाइन जनरली इसके पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सिस्टीन। सो मेटलथाइन्स आर सिस्टीन रिच अमीनो एसिड। ओके, तो ये जनरली कैडमियम मर्क्यूरी की पॉइजनिंग को निकालने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन लो क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन द एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लाटिन हाइड्रोलाइज टू गिव डाइको कॉम्प्लेक्स एंड बाइंड्स टू डीएनए वाया एडजेसेंट गुआनिन। अभी यहाँ पे पूछा है गुआनिन क्या है, मीन्स डीएनए जनरली यहाँ पे जो सिस्प्लाटिन होता है, तो सिस्प्लाटिन का काम क्या होता है? यहाँ पे सिस्प्लाटिन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है, मतलब पीटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीटी NH2Cl। ओके, 2 Cl और वाटर होगा, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, मतलब एक Cl निकल जाएगा, एक वाटर आ जाएगा, फिर से इसमें एक वाटर आ जाता है और Cl निकल जाएगा, तो आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ओके, वाटर 2, और क्या करेगा इसके बाद? ये डीएनए से जनरली बाइंड करता है। ओके, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और डीएनए से बाइंड करता है, तो पीटी अमोनिया ट्वाइस और डीएनए से बाइंड करता है वाया बाइडेंटिसिटी, मतलब आपका अगर यह डीएनए स्ट्रैंड है तो प्लैटिनम आपका इस तरह से सिस्प्लैटिन ट्राई करता है हाइड्रोलाइसिस करके। अभी क्वेश्चन पूछा है डीएनए पे कहाँ पे बाइंड करता है, तो इसका जो आंसर है ये है N7G, मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, N3C, मतलब गुआनिन में N7 पे बाइंड करता है, और साइटोसिन होगा। प्रीफरली 2 ऑप्शन होते हैं, जनरली गुआनिन पे ज़्यादा बाइंड करेगा। अगर ऑप्शन जनरली देते हैं कि अगर गुआनिन है तो N7 होता है, गुआनिन का N7 नाइट्रोजन 7, और जो N3 होता है, जो साइटोसिन का जो N3 होगा वहाँ पे अटैच होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमको क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है हमको गुआनिन। ओके, वी आस्क दैट इज गुआनिन, तो गुआनिन के N7 पे होगा। लेकिन अगर साइटोसिन पूछा है तो अगर गुआनिन नहीं है तो वहाँ पे साइटोसिन से भी अटैच हो सकता है, तो उस केस में इसका आंसर बी हो जाता है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? सी। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा सिस्प्लैटिन के केस में कहाँ पे जनरली बाइंड होता है। ओके, तो प्रीफरली बाइंडिंग स्पेशली गुआनिन पे बाइंड होगा। देन अगर कोई और ऑप्शन है तो साइटोसिन पे बाइंड करके ये ब्रेक करता है, डीएनए को ब्रेक डाउन करता है, जो कैंसर डीएनए होता है उसको। ओके, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज N7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट pH7 जिंक 2+ आयन इन कार्बोनिक अनहाइड्रेस रिएक्ट विद CO2 टू गिव। तो ये क्वेश्चन है आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेस के रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या करता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस CO2 को हाइड्रोलाइज करता है कार्बोनिक एसिड में। ओके, यहाँ पे जिंक एंजाइम यूज़ होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका? यहाँ पे जिंक के पास, जिंक इज़ अ लुईस एसिड, तो क्या होगा? यहाँ पे ये लोन पेयर इस जिंक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और आपको इस तरह से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। और सिंस ऑक्सीजन ने अपने कोऑर्डिनेट बनाने में लोन पेयर यूज़ की है, तो ये क्या करेगा? इन दोनों प्रोटॉन को एसिडिक बनाता है। तो जैसे एसिडिक बन जाएंगे, इसमें से एक प्रोटॉन लूज होके आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अभी ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, तो क्या करेगा? ये CO2 पे अटैक करेगा। जिंक नहीं अटैक करता, ऑक्सीजन अटैक करता है। ओके, और आपको ये वाली स्पीशीज मिल जाती है, ऑक्सीजन OH CO2 टाइप। ओके, आप इसमें कहाँ से भी दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। सो जो करेक्ट आंसर है वो ये है। उसके बाद बाकी पूरी रिएक्शन होती है। ओके, मैकेनिज्म अभी पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वहाँ पे मैंने वीडियो में क्रैश कोर्स में थोड़ा डिस्कस किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन अटैक करता है कार्बन पे। ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज रॉन्ग, जिंक नहीं अटैक करता है, यहाँ पे भी जिंक नहीं अटैक करता है, यहाँ पे जिंक अटैक नहीं करता। सो करेक्ट आंसर इज OH अटैक करता है। OH का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है, तभी वो कार्बन के CO2 के कार्बन पे अटैक करता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, इसके बाद पूरा मीन्स आपका कार्बोनिक एसिड बनता है इसके बाद। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू। तो जनरली कोऑपरेटिव इफेक्ट या फिर कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती क्या है? तो एक्चुअली जब आपका हीमोग्लोबिन कंटेन, यहाँ पे मैं HB लिखता हूँ, हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट। ओके, जब आप एक सब यूनिट पे
ऑक्सीजन बाइंड करते हो, लेट से एक सब यूनिट पे ऑक्सीजन आपका बाइंड हो गया, तो जैसे एक सब यूनिट पे बाइंड हो जाता है, बाकी 3 अदर सब यूनिट गेट एक्टिवेटेड और इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मीन्स और अच्छे से इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। मतलब एक ने जब जैसे ही बाइंड कर दिया, जो उनका रेट होता है, बाकी तीनों का रेट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग बढ़ जाता है। तो जो रेट होता है जनरली, अगर मैं K4 मानूँ, जो सबसे लास्ट यूनिट का ऑक्सीजन बाइंडिंग रेट होगा सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू K3, एज़ कम्पेयर टू K2, एज़ कम्पेयर टू K1, मीन्स रेट बढ़ते जाता है 4 सब यूनिट में। अगर जो सबसे लास्ट सब यूनिट होगा वो सबसे फास्टर ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करेगा, ओके, जल्दी बाइंड करता है, लेकिन सबसे स्लोएस्ट फर्स्ट होता है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट। लेकिन ये कोऑपरेटिव इफेक्ट क्यों होता है? जब आप फर्स्ट सब यूनिट में क्या होता है, आपका आयन 2+ होता है, जैसे आयन 2+ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, आयन +2 का +2 रहता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड होता है, इट गेट कन्वर्टेड टू हाई स्पिन टू लो स्पिन, और जैसे ही लो स्पिन में जाता है इसका साइड डिक्रीज हो जाता है, साइड डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है D6 दैट इज T2G4 Eg2, और ये क्या है T2G6, सब हाई स्पिन में कन्वर्ट हो गए, ओके, सॉरी लो स्पिन में कन्वर्ट, जिसके साइड डिक्रीज होगा। और जैसे ही साइड डिक्रीज होगा, आपकी जो पॉर्फिरिन की रिंग होती है जनरली, अगर मैं मान लूँ ये पॉर्फिरिन की रिंग है, नाइट्रोजन वाली है, अभी एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, तो जनरली आपका जो यहाँ पे सेंटर होता है, तो आयन होता है वो जनरली बिफोर रिएक्टिंग ऑक्सीजन इस रिंग के थोड़ा सा ऊपर होता है, बिकॉज साइज एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता। और जैसे आप ऑक्सीजन बाइंड करोगे, आपका जो साइड डिक्रीज होगा, ओके, ऑक्सीड आयन का, और इसमें फिट हो जाता है, ओके, आयन का साइज फिट हो गया। तो देखते हैं कौन सा जो करेक्ट है जहाँ पे साइड डिक्रीज के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीज इन साइज, ये हो सकता है साइड डिक्रीज होता है बिकॉज हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है। बी इज़ अ रॉन्ग बिकॉज साइज इंक्रीज नहीं होता। सी साइज इंक्रीज होता है, लेकिन डी विल बी रॉन्ग बिकॉज इंक्रीज इन साइज। तो हमको अभी दो ऑप्शन है, डिक्रीज इन साइज आयन फॉलोड बाय चेंज इन प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन, डिक्रीज इन साइज नॉट अकोम्पनीड बाय प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन चेंज। अभी ये क्या हुआ कि ये क्यों कोऑपरेटिव इफेक्ट दिखाता है, बिकॉज अभी देखा साइड डिक्रीज होता है, ये एक है रीजन कोऑपरेटिव इफेक्ट का स्टार्ट होना, लेकिन ये प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है। अभी प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन चेंज क्यों होता है, बिकॉज जब आपके जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन चेन है उसमें जो कॉन्फॉर्मेशन पहले लॉक होता है ऑक्सीजन बाइंड होने से पहले, तो जनरली जो लॉक कॉन्फॉर्मेशन होता है उसको हम टेंस स्टेट बोलते हैं। टी स्टेट मीन्स टेंस होता है, इट इज़ नॉट अ वेरी रिलैक्स स्टेट, ओके। टेंस, इसको टी और आर स्टेट बोलते हैं। टेंस स्टेट मतलब थोड़ा लॉक कॉन्फॉर्मेशन। लॉक कॉन्फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, उनके बीच में जो प्रोटीन है वहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज बनते हैं, सॉल्ट ब्रिजेस मतलब जो सॉल्ट होते हैं आपके NH3+ या फिर CO- एक दूसरे से ब्रिजेस बनाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फॉर्मेशन लॉक होता है, फिक्स होता है। जैसे आपने ऑक्सीजन बाइंड किया और आपका साइड डिक्रीज हुआ, तो देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ओके। अमीनो एसिड के बीच में जो दो सॉल्ट्स है, ओके, ज्यूटेराइन के जो सॉल्ट्स होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और जैसे ही सॉल्ट ब्रिज का ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा, थोड़ा सा ओपन हो जाएगा आपका प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन का कॉन्फॉर्मेशन वो रिलैक्स हो जाता है ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद, ओके। और इसको R स्टेट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्स स्टेट। तो रिलैक्स होने के लिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज़रूरी है, और इसका आंसर है ए, दैट इज़ डिक्रीज साइज होगा। जो सॉल्ट ब्रिज की वजह से आपका कॉन्फॉर्मेशन, प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन लॉक है वो ब्रेक हो जाता है, ओके। आई थिंक उसमें इमिडाजोल का जो चेंज हो जाता है पोजीशन, जिसकी वजह से सॉल्ट ब्रिज जनरली लॉक होता, ब्रेक होते हैं, और उसकी वजह प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा, प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा, और आपका जो कोऑपरेटिव इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है इफेक्ट में, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है, उसका रीज़न है ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिजेस, ओके, कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन माइक्रोसाइक्लिक रिंग, दैट इज हीम ग्रुप पूछा है यहाँ पे, हीम ग्रुप, विटामिन B12, ओके, B12 के बारे में पूछा है, और क्लोरोफिल रिंग। तो जनरली हीम ग्रुप में क्या होता है आपका आयन, अभी यहाँ पे मेटल की बात नहीं करता, पॉरफायरिन रिंग होती है, विटामिन में कोरिन रिंग होती है B12 में, और क्लोरोफिल में क्लोरीन रिंग होती है, नॉट क्लोरीन दैट इज एलिमेंट, क्लोरीन रिंग होती है। तो इसका एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन पूछा है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, ओके, एक्सटेंड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिकॉज ये विदाउट स्ट्रक्चर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर निकाल के रखे, देखें
लेफ्ट में आपका हीमोग्लोबिन, जहाँ पे जनरली देखिए 11 बॉन्ड होते हैं। अगर आप क्लोरोफिल में जाए तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक डिफरेंस होता है, एक CH बॉन्ड रिड्यूस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड डिक्रीज हो जाते हैं। और जो कोरिन रिंग होती है जो विटामिन B12 में होती है, उसमें एक पूरा CH बॉन्ड, CH यूनिट ही निकल जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए एक पूरा CH यूनिट चला जाता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड भी एक रिमूव हो जाता है। अगर देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए, इट इज़ 10, देन इट इज़ 11, हीमोग्लोबिन में 11 होते हैं हिम ग्रुप में, देन 10 होते हैं क्लोरोफिल में, और विटामिन B12 में 5 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन दिखाएगा, फॉलोड बाय क्लोरोफिल, फॉलोड बाय विटामिन B12। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, फॉलोड बाय थर्ड, फॉलोड बाय सेकेंड। ये कहाँ पे होगा? फर्स्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज दिस, ए ऑप्शन। ओके, सबसे पहले ये आएगा, सेकेंड ये आएगा, और थर्ड ये आएगा। तो फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑलरेडी इन्होंने दे चुका है, सबसे लास्ट आपका 2 होगा, फॉलोड बाय 3। ओके, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यू कांट गेस दैट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर। ओके, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया है D2 = 1, बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड बस कम होता है, एक बॉन्ड कम होगा तो ऑब्वियसली उसके कॉन्जुगेशन में थोड़ा तो डिफरेंस होगा। ओके, तो डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से जो करेक्ट आंसर है ए। ओके, सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ हिस्टिडीन रेसिड्यू इन ऑक्सोहीमोसाइनिन एंड हीमेरिथ्रिन। तो ये इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इट हैज़ 2 कॉपर सेंटर और ईच कॉपर सेंटर हैज़ 3 हिस्टिडीन रेसिड्यू। ओके, 3 हिस्टिडीन रेसिड्यू इस तरह से होंगे, और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे ब्रिजिंग की तरह म्यू इस तरह से बनता है ऑक्सीजन बाइंडिंग। उसी तरह अगर हीमेरिथ्रिन की बात करें, ऑक्सो हीमेरिथ्रिन, तो इसमें जो बाइंडिंग होती है वहाँ पे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, आयन यहाँ पे 3 नाइट्रोजन के हिस्टिडीन यहाँ पे लगते हैं, हिस्टिडीन 3 रेसिड्यू लगेंगे, और जो एक्टिव साइड होती है वहाँ पे 2 हिस्टिडीन रेसिड्यू लगेंगे। ओके, 2 हिस्टिडीन रेसिड्यू लगते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 3-3, और यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3-2 या फिर 2-3, हम देखते हैं डिपेंडिंग अपन अभी क्या ऑप्शन में दिया है। तो लेट्स सी, 3-3 कहाँ पे है? ए चला जाएगा, बिकॉज हीमोसाइनिन में 2-3 नहीं होता और यहाँ पे 2-4 नहीं होता। तो 3-3 यहाँ पे दिया, और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 और 3 और 2-2 दिखा। तो करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज यहाँ पे 2 और 3 दिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी, 3-3 हीमोसाइनिन में होते हैं और हीमेरिथ्रिन में 2-3 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के रिलेटेड है। द अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑक्सीजन इज बाइंडिंग टू डीऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सोमायोग्लोबिन, द बाइंडिंग कर्व इज पीएच डिपेंडेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो कर्व होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, एट प्रेशर सैचुरेशन होगा, और कौन सा कर्व आता है इसके लिए आपको कर्व पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रहता है सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन, और जनरली यहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर इन लंग्स। और जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का कर्व आता है, दोनों अलग अलग कर्व मिलते हैं। जो मायोग्लोबिन का कर्व होता है इस तरह से होता है, और ये बहुत जल्दी कम प्रेशर पे ही सैचुरेट हो जाता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन का कर्व होता है इस तरह से होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन का कर्व होता है पीएच डिपेंडिंग होता है। और हीमोग्लोबिन क्यों पीएच डिपेंड होता है? जैसे आप एसिडिक आपका पीएच हो जाता है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, और इसको जनरली बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। ओके, द पीएच डिपेंडेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। तो ये पीएच डिपेंडिंग होता है। अभी क्वेश्चन है कौन सा हाइपरबोलिक है, कौन सा सिग्मोइडल है। तो जो मायोग्लोबिन कर्व होता है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है, और जो हीमोग्लोबिन का कर्व होता है सिग्मोइडल कर्व होता है। ओके, सिग्मोइडल कर्व। और जो सिग्मोइडल कर्व होता है वो पीएच डिपेंडिंग होता है। तो देखना है आपको, हीमोग्लोबिन का कर्व सिग्मोइडल होगा तो कहाँ पे आपका सिग्मोइडल कर्व पीएच डिपेंडेंट है, सिग्मोइडल एंड पीएच डिपेंडेंट, लेकिन क्या हीमोग्लोबिन, विच इज करेक्ट। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपरबोलिक एंड पीएच इंडिपेंडेंट, मायोग्लोबिन हाइपरबोलिक है और पीएच इंडिपेंडेंट है। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी योर ए आंसर। इसके लिए आपको इसका कर्व पता होना चाहिए। जनरली मायोग्लोबिन में पीएच नहीं देखते, हीमोग्लोबिन में इज अ पीएच डिपेंडेंट, और इस पीएच डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग बोर्स इफेक्ट। ओके, तो ये भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में बताया कि आपको कर्व पता होना चाहिए। हाइपरबोलिक होता है, 2 टाइप के कर्व मिलते हैं, हाइपरबोलिक और सिग्मोइडल कर्व। और जो सिग्मोइडल कर्व होता है थोड़ा सा एस शेप होता है, वो हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है। मायोग्लोबिन का कर्व हाइपरबोलिक कर्व होता है, और
कम प्रेशर पे, और मायोग्लोबिन जल्दी सैचुरेट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर चाहिए सैचुरेशन होने के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है मायोग्लोबिन का और पीएच डिपेंडेंस का कव दिया है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, मैच द कॉलम, मैच द मेटलोप्रोटीन इन कॉलम ए विद द फंक्शन कॉलम बी। तो यहाँ पे अभी देखा हीमोसाइनिन एक्चुअली यूज़ होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एफ। तो अभी देखते हैं फर्स्ट का आंसर ए कहाँ पे है, यहाँ पे वो एफ है, यहाँ पे एफ है, लेकिन बी और डी में एफ नहीं है, तो बी डी चला जाएगा। उसके बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस जिंक कंटेनिंग एंजाइम है और CO2 के रिलेटेड काम करता है, में CO2 को हाइड्रोलाइज करता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, कन्वर्जन ऑफ CO2 टू कार्बोनिक एसिड, तो 2 का सी हो जाएगा। तो आपका नियरली आपका आंसर आ गया है, बिकॉज यहाँ पे 2 का बी दिया विच इज़ रॉन्ग। और बाकी के भी देखते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइड जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो फोर्थ आपको दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए, लेकिन यहाँ पे आपका सी में गड़बड़ है। देखिए साइटोक्रोम P40 दैट इज आयन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। सो दिस इज अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।